तो बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो बुक आप देख रहे हैं ये इडुटेरिया के द्वारा बनाया गया बुक है बिहार तथ्य संग्रह। ठीक है, तो इसमें बिहार के जीके जीएस जो है चाहे हिस्ट्री हो ज्योग्राफी पॉलिटी सब कुछ की बात इसमें किया गया है। बेसिकली ये बिहार स्पेसिफिक है, बिहार का जितना भी तथ्य संग्रह है इसके अंतर्गत सारे चीज़ कवर किया गया है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये अब देखिए ये बुक तो स्टार्ट हो गया, लेकिन फ़ायदेमंद किसके लिए है? तो बिहार के जो भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो बीपीएससी हो या फिर बिहार टीचर के हो, बिहार एसआई का हो, बिहार दरोगा को हो, उस सब एग्ज़ाम के लिए ये जो है बहुत फ़ायदेमंद का बुक है। अगर किसी के पास हो तो इसको पढ़ के ज़रूर जाइएगा। और हाँ, ये जो पीडीएफ है क्लास ख़त्म होने के बाद इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा बुक लुसेंट का भी है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जो लोग नहीं पढ़े हैं इसको आप एक बार रिवीजन कर सकते हैं, तो रिवीजन के तौर पे इसको उपयोग कीजिएगा। तो ये बहुत फ़ायदेमंद के बुक है। तो चलिए हम लोग इसके अंतर्गत देखते हैं क्या क्या कवर किया गया है। यहाँ पे विषय सूची दिया गया है, इसके अंतर्गत यहाँ पे देखिए यहाँ पे सबसे पहले कवर किया गया है बिहार का समान परिचय। फिर बिहार का इतिहास कवर किया है, बिहार का भूगोल किया है। इसके अंतर्गत ये बिहार का भौतिक विभाजन कैसे है, बिहार की जलवायु कैसी है, बिहार का अफवाह तंत्र कैसा है, बिहार का मिट्टी कैसा है। तो ये सारे चीज़ ये ज्योग्राफी के अंतर्गत कवर किया गया है। फिर आता है बिहार के अर्थव्यवस्था के बारे में, पशुपालन, खनिज, ऊर्जा, उद्योग, परिवहन, ये सारे चीज़ इसमें कवर किया जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए बिहार पर्यटन से रिलेटेड, बिहार जनगणना 2011 से रिलेटेड, कौन सा स्टेट में लिटरेसी रेट कितना है या कहाँ के जनसंख्या कितना है, ये सारे विवरण आपको यहाँ मिलेगा। फिर बिहार राज्य व्यवस्था है जिसमें राज्यपाल और जो पॉलिटी से रिलेटेड है सारे इसमें कवर किया गया है। चैप्टर नंबर 8 में कवर किया गया है बिहार के कला एवं संस्कृति के बारे में। 9 नंबर में देखिए प्रमुख व्यक्ति जो बिहार से संबंधित है वो सब का विवरण यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे कुछ जब बिहार विशेष फिर दिया है बीपीएससी प्रश्नावली जो 67 से लेके मतलब 47th बीपीएससी सीडीपीओ से लेके 67th बीपीएससी तक का इसमें क्वेश्चन भी कवर किया गया है। इतने सारे टॉपिक कवर किया गया है ये बिहार तथ्यसार के बुक में जो कि इडुटेरिया के द्वारा बनाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले चैप्टर से, देखते हैं एक एक लाइन क्या है। तो आप लोग इसको देख के जाइएगा, ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको ख़त्म होने में। इसमें जो है लगभग 125-30 पेज के अप्रॉक्स है, मतलब 130 पेज है यहाँ पे देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको ख़त्म करने में। तो आप लोग इसको सुन के जाइएगा। और ज़्यादा लंबा सेशन भी ये हम बनाने वाले नहीं हैं, ये जो है 20 से 25 मिनट का सेशन होगा एक दिन में। ठीक है, तो वही जो भी 7-8 वीडियो बन जाए तो मैक्सिमम आप कह सकते हैं 4 से 5 घंटा में ये ख़त्म हो जाएगा। और उसको रिवीजन करके आप लोग ज़रूर जाइएगा। सबसे पहला चैप्टर हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं बिहार का समान परिचय। ठीक है, तो बिहार का समान परिचय में आता है कि बिहार का नामांकन कैसे हुआ, कि इसका नाम कैसे रखा, कैसे पड़ा बिहार। तो देखिए ये 12वीं सदी की बात है। यहाँ बौद्ध बिहारों की जो था बहुलता था, मतलब बहुत सारे बौद्ध बिहार यहाँ पे हुआ करते थे। बौद्ध बिहार वो है जहाँ पे बौद्ध धर्म के जो भिक्षुक रहते हैं उसको विहार कहा जाता है। ठीक है, तो उसी के नाम पे जो इसका नाम पड़ गया बिहार पड़ गया। ठीक है, अब चलिए इसका भौगोलिक, तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग एक्सटेंशन देख लेते हैं बिहार का। देशांतर रूप से कहाँ तक है और अक्षांशीय रूप से कहाँ तक है। तो देखिए यहाँ पे कोई क्वेश्चन अगर पूछा जाए आप लोग से तो ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का जवाब देने का कोशिश करिएगा, इससे बहुत फ़ायदे होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इक्वेटर से हमारा जो बिहार है या इंडिया की बात करें तो ये उत्तर दिशा में है, इसीलिए जो है यहाँ पे जो है हम लोग अक्षांशीय रेखा की बात करें तो क्या हो जाएगा, मतलब इक्वेटर से हम लोग रेफरेंस लेके चल रहे हैं तो उत्तर की दिशा में होगा। तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश जो है यहाँ गाया से होकर गुजरती है। तो ये भी बात आपको पॉइंट याद रखना है। तो इसका एक्सटेंशन सबसे दक्षिणी पॉइंट की अगर बात करें बिहार का तो गया वाले पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, गया डिस्ट्रिक्ट है ये। और यहाँ से लेके सबसे उत्तरी की बात करें तो ये देख रहे हैं आप, ये है पश्चिमी चंपारण है। पश्चिमी चंपारण से होकर गुजरती है 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच में ये स्थित है। अगर हम लोग इसका बात कर ले कितने डिग्री का है
अगर यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग बात करें बिहार का एक्सटेंशन ये कितने डिग्री का है, तो हम लोग कह सकते हैं अप्रोक्स जो है 3 डिग्री का जो एक्सटेंशन है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे बात करते हैं देशांतर रेखा का। तो बिहार से देशांतर रेखा है पूर्वी देशांतर रेखा जो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पे गुजर रही है, और कहाँ तक 88 डिग्री और 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर रेखा पर ये स्थित है। अगर हम लोग पश्चिम से पूरब की एक्सटेंशन देख ले तो लगभग अब कह सकते हैं 5 डिग्री का एक्सटेंशन है। अगर ऐसे देखें अक्षांश से तो 3 डिग्री के आसपास, और ऐसे देखें तो 5 डिग्री के आसपास। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं जो पूर्वी से पश्चिम और उत्तरी से दक्षिण जो है इसका एक्सटेंशन कितना किलोमीटर का है। तो यहाँ हाँ एक चीज़ और, यहाँ पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। ठीक है, जहाँ से ये जो है पूर्वी देशांतर रेखा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड जो गुजरती है। ठीक, तो ये जो बात करेंगे हम लोग तो इसका एक्सटेंशन है कितना 483 किलोमीटर का एक्सटेंशन है पश्चिम से पूरब की ओर। ठीक, तो जिसमें सबसे पूर्वी रेखा कहाँ से गुजर रही है, किशनगंज से होकर गुजर रही है इसे। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग उत्तर से दक्षिण की डिस्टेंस देख ले बिहार का, तो ये 345 किलोमीटर की डिस्टेंस पर डिस्टेंस है। ठीक, तो इसमें 4 चीज़ याद रखना है आपको। देखिए सबसे उत्तरी पॉइंट कहाँ होगा, तो सबसे उत्तरी पॉइंट होगा पश्चिम चंपारण में, ये पश्चिम चंपारण है। सबसे पूर्वी कौन सा होगा, तो ये किशनगंज है। और सबसे दक्षिणी पॉइंट हो गया कौन सा, तो ये हो गया आपका गया। और ये इसका आप लोग को नाम बताना है सबसे पश्चिमी पॉइंट कौन सा डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरता है बिहार का। ठीक है, इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए मुझे। यहाँ पे अक्षांशीय विस्तार हम लोग देखे थे कि कितना 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ तक ये फैला हुआ है। इसको आप लोग याद रख लीजिएगा, ये पूछा जाता है। देशांतरीय विस्तार देखेंगे तो ये है कितना 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड ईस्ट से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड ईस्ट तक ये फैला हुआ है। बिहार की आकृति की बात करें तो लगभग आयताकार इसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक, उसके बाद अगला पॉइंट है 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार हुआ था, सभी को पता होगा। तो दिल्ली दरबार में जो बिहार प्रांत को बनाने की घोषणा की गई थी। ठीक, फिर 22 मार्च 1912 को हुआ क्या, बिहार उड़ीसा सहित का राज्य का गठन हुआ। फिर 1 अप्रैल 1912 को बिहार उड़ीसा सहित प्रांत का गठन हो गया फाइनली रूप से। फिर 1 अप्रैल 1936 का डेट है। इस डेट में क्या होता है, बिहार एवं उड़ीसा राज्य जो है अलग अलग राज्य बन गए। 15 नवंबर 2000 को बिहार का अंतिम विभाजन हुआ जिसमें झारखंड एक नया राज्य बना। इसमें जो है पूरा जितना भी ज्योग्राफिकल एरिया था उसका 46% भूभाग लेकर झारखंड जो है बिहार का 28वां राज्य बना। यहाँ पे बिहार का स्थापना दिवस की बात किया है, तो बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 22 मार्च को हर साल मनाया जाता है। तो इस बार जो 2023 में 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया गया है, इसमें थीम क्या रखा गया था, कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है ये बात। ठीक है, नहीं पता है कोई बात नहीं, आप लोग गूगल कीजिए लेकिन कमेंट जरूर करिएगा। क्षेत्रफल अगर देखें तो बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर, और भारत के कुल क्षेत्रफल का ये है 2.86%। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एकदम रट लीजिए इसको आप लोग। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें बिहार, तो बिहार इंडिया का 12वां राज्य है। ठीक, यहाँ की कुल जनसंख्या ये तो याद नहीं रहेगा इतना बड़ा, तो कोई बात नहीं, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। तो भारत के कुल जनसंख्या का कितना है ये, तो लगभग 8.60% है। अगर हम लोग जनसंख्या के दृष्टि से बात करें तो भारत का तीसरा राज्य कौन सा है, बिहार है। इसकी लंबाई की बात करें उत्तर से दक्षिण की ओर तो 345 किलोमीटर है, और चौड़ाई की बात करें पूरब से पश्चिम की ओर तो 483 किलोमीटर की चौड़ाई है। फिर समुद्र तल से ऊंचाई अगर हम लोग फीट में बात करें तो 173 फीट, और मीटर में बात करें तो 53 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है बिहार समुद्र तल से। औसत वर्षा होता है बिहार में 112 सेंटीमीटर प्रति ईयर। यहाँ पे हम लोग अब बात करने वाले हैं प्रशासनिक विभाजन का। पूरे बिहार को 9 प्रमंडल में बांट दिया गया है, और जिला 38 है अभी वर्तमान में। 38वां जिला है कौन सा, अरवल। अब यहाँ पे क्वेश्चन एराइज होता है कि अरवल जिला किस जिले को काट के बनाया गया था और ये कब बना था, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए मुझे। अनुमंडल है बिहार में 101, और
प्रखंड सह अंचल है 534। यहाँ पे पंचायत है 8067 और नगर निगम की संख्या है 19, जिसमें 19वां नगर निगम है सहरसा और नगर परिषद की संख्या है 88 और नगर पंचायत की संख्या है 154। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं बिहार की विधायिका। बिहार पुलिस ज़िला जो है 40 है। 38 ज़िले के अतिरिक्त बगहा, देखिए 38 ज़िला में तो है ही, सब जिला में एक एक ज़िला पुलिस है। इसके अतिरिक्त एगो बगहा में एगो है नवगछिया पुलिस ज़िला है। बिहार का विधानमंडल जो है 2 संसदीय है। बिहार विधानसभा की सीटों की संख्या 243 है और बिहार परिषद सीटों की संख्या 75 है। और लोकसभा सीट कितने हैं बिहार में? 40 और राज्यसभा की सीट है बिहार में 16। विधानसभा के कुल आरक्षित सीटों की संख्या है 40 और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है 38। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है 2। ये 2 कौन जगह है? कटोरिया है और मनिहारी है, तो ये दोनों याद रखिएगा आप लोग। लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो ये 6 है। ये 6 कौन कौन से हैं? गोपालगंज है, हाजीपुर है, समस्तीपुर है, जमुई है, गया है एवं सासाराम है। देखिए इसमें जितना भी पॉइंट कहा गया है एकदम आपके जुआ पे ये सब पॉइंट होना चाहिए, ठीक है? कहीं से भी क्वेश्चन एराइज हो सकता है इसमें। यहाँ पे हम लोग बात करें राज्य की चौहद्दी के बारे में, सीमा के बारे में बात करेंगे। उत्तर में कौन से है देश है हमारे बिहार के? तो उत्तर में है नेपाल। नेपाल से टोटल 7 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है इंडिया के, बिहार के, जो कि सीमा साझा करता है नेपाल से। ये 7 भी आपको याद होना चाहिए। पश्चिम चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है एवं किशनगंज है। ये 7 डिस्ट्रिक्ट जो है नेपाल से सीमा साझा करता है। दक्षिण में कौन सा राज्य है? झारखंड है। झारखंड से टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट है जो सीमा साझा करते हैं। वो 8 डिस्ट्रिक्ट में है रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर एवं कटिहार। देखिए ये पिछले बार को बीपीएससी में पूछ भी दिया गया था, तो इसमें लेकिन देखिए एक यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं लोग, ये कटिहार न करके कैमूर कर देते हैं, ठीक है? तो कैमूर नहीं शेयर करता है, कटिहार शेयर करता है। तो टोटल 8 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है पूर्व में है पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल से 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है बिहार के जो सीमा साझा करते हैं। वो 3 डिस्ट्रिक्ट है किशनगंज, पूर्णिया एवं कटिहार। और पश्चिमी राज्य जो है हमारे बिहार का वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से भी 8 ज़िले सीमा साझा करता है। वो 8 ज़िले में रोहतास भी है, कैमूर भी है, बक्सर है, भोजपुर है, सारण है, सिवान है, गोपालगंज है और पश्चिम चंपारण। तो ये 8 ज़िला है जो सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश से। बाकी यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं राजकीय प्रतीक की। तो राजकीय चिन्ह जो है बिहार का वो है बोधि वृक्ष और यहाँ की प्रथम राजकीय भाषा हिंदी और द्वितीय राजकीय भाषा है उर्दू। अब यहाँ पे एक बात आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि उर्दू को द्वितीय राजकीय भाषा का दर्जा कब दिया गया, कौन से साल में दिया गया था? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। राजकीय वृक्ष है यहाँ का पीपल। राजकीय फूल जिसको पुष्प कहा जाता है गेंदा है। पशु कौन है? बैल है, 2013 के बाद, और उससे पहले रीछ हुआ करता था। नेक्स्ट है राजकीय पक्षी कौन है? यहाँ पे गोरैया है, 2013 से पूर्व जो हुआ करता था फाख्ता हुआ करता था। राजकीय मछली है यहाँ के मांगुर है। बिहार का राजकीय गीत, तो बिहार का राजकीय गीत है मेरे भारत के कंठाड़ तुझको सत सत बंदन बिहार, ठीक है? इसके गीतकार है सत्यनारायण और संगीतकार है हरिप्रसाद चौरसिया एवं शिव कुमार वर्मा। इसको मान्यता मिला था 2012 में। नेक्स्ट है यहाँ पे बिहार राज्य का प्रार्थना गीत कौन सा है? तो मेरे दफ्तर पर सूरज की किरणें नाच करे। ये जो है बिहार का प्रार्थना गीत है। करने वाले हैं प्रमंडल एवं संबंधित जिले। तो देखिए जैसा कि आपको पता है बिहार को टोटल 9 प्रमंडल में डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें पहला जो है यहाँ पे सारण है। सारण के अंतर्गत 3 डिस्ट्रिक्ट आता है। 3 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं? सारण है, सिवान है एवं गोपालगंज है। दूसरा आता है तिरहुत। तिरहुत के अंतर्गत 6 डिस्ट्रिक्ट आता है। ये 6 डिस्ट्रिक्ट है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी एवं शिवहर।
ये तिरहुत के अंतर्गत आता है। तीसरा है दरभंगा, दरभंगा में 3 डिस्ट्रिक्ट है, मधुबनी है, दरभंगा है एवं समस्तीपुर है। कोसी प्रमंडल में 3 डिस्ट्रिक्ट आता है, सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा। पूर्णिया है, पूर्णिया में 4 डिस्ट्रिक्ट आता है, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया एवं कटिहार। छठा है पटना, पटना के अंतर्गत 6 डिस्ट्रिक्ट आता है, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर एवं रोहतास। ठीक है, तो देख लिए थे। आगे है मगध प्रमंडल, मगध में 5 डिस्ट्रिक्ट आता है, गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद एवं अरवल। फिर आता है मुंगेर, मुंगेर में 6 डिस्ट्रिक्ट आता है, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय एवं खगड़िया। नेक्स्ट है भागलपुर, भागलपुर में 2 ही डिस्ट्रिक्ट है, बांका एवं भागलपुर। का प्रमंडल एक बार आप मैप में देख लीजिए, सही से समझ में आ जाएगा एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ कहाँ है। तो देखिए ये वाला जो पार्ट है ये तिरहुत है। ठीक है, तिरहुत के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? पश्चिम चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी है, शिवहर है, मुजफ्फरपुर है एवं वैशाली है। फिर यहाँ पे आता है सारण, सारण में है गोपालगंज, सिवान एवं सारण एवं सिवान। और अगला है पटना प्रमंडल, पटना प्रमंडल के अंतर्गत कौन सा आता है? नालंदा, पटना, भोजपुर, रोहतास, बक्सर एवं कैमूर। फिर ये वाला रीजन देखिए, ये मगध वाला रीजन है। मगध वाला रीजन में कौन कौन से आता है? नवादा आता है, जहानाबाद आता है, अरवल आता है, औरंगाबाद आता है एवं गया आता है। मुंगेर वाले में देखिए ये वाला रीजन जो है मुंगेर का है, और ये वाला भागलपुर में 2 ही डिस्ट्रिक्ट आता है, भागलपुर एवं बांका। पूर्णिया के अंतर्गत 4 डिस्ट्रिक्ट आता है, किशनगंज है, अररिया है, पूर्णिया है एवं कटिहार है। फिर आता है कोसी प्रमंडल, सुपौल है, इसमें मधेपुर है एवं सहरसा है। दरभंगा प्रमंडल में है मधुबनी, दरभंगा एवं समस्तीपुर। तो ये था प्रमंडल का एग्जैक्ट लोकेशन। आप लोग एक बार ध्यान से इसको देखिएगा, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ये भी पूछ सकता है। अभी तक तो डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से कितने डिस्ट्रिक्ट टच करता है, लेकिन अब क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि कितने प्रमंडल है बिहार के जो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाती है। तो क्या हो सकता है, क्या कह सकते हैं आप? एक तो तिरहुत टच करता है, एक सारण, एक पटना, 3 ऐसे प्रमंडल है जो उत्तर प्रदेश को टच करता है। अगर यहाँ से पूछ दिया जाए कि कितने प्रमंडल है झारखंड को टच करता है, तो देखिए पटना तो टच करेगा ही, मगध भी टच करेगा, मुंगेर भी, ठीक है, और उसके बाद भागलपुर भी टच करेगा, और यहाँ कटिहार में टच करता है झारखंड, तो इसका मतलब पूर्णिया भी टच करेगा। तो ये सब पूछा जा सकता है। तो एक बार आप लोग जितना इसको सोच सकते हैं सोचिए। यहाँ पे बात करने वाले हैं भारत का इतिहास के बारे में। वो परिचय था सिंपल सा। यहाँ पे इतिहास के बारे में बात करेंगे तो प्राचीन बिहार का इतिहास को जो है 5 भाग में बांट दिया गया। एक है पाषाण काल, दूसरा है वैदिक काल, तीसरा महाजनपद काल, चौथा है मौर्य एवं गुप्त काल, और 5वां है बौद्ध एवं जैन धर्म। तो ये 5 काल को हम लोग देखते हैं। तो देखिए प्राचीन बिहार के इतिहास का स्रोत कहाँ कहाँ से मिलते हैं? इसके मुख्यतः 2 स्रोत है। एक है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आता है? जैसे कि पूर्व ऐतिहासिक युग में मुंगेर में, चिरांद में, ये जगह सब ध्यान से देखिएगा, ये पूछ देता है यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन। तो ये पूछा जा सकता है। बिहार का कई बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, चिरांद किस जिले में है? तो ये सारण में है। चेचड़ है वैशाली में, मनेर है पटना में, सोनपुर है सारण में। इसमें ताम्र प्रश्न वस्तुएं और मृद भाण प्राप्त हुए हैं। तो इससे पुरातात्विक स्रोत है ये सब। फिर उसके बाद मौर्यकालीन अभिलेख देखते हैं, चाहे वो लौड़िया नंदगढ़ का या लौड़िया आर्यराज का या रामपुरवा का, इस सब से मौर्यकालीन अभिलेख मिलता है। फिर बराबर की गुफाएं में आप जाइए, राजगीर में जाइए, नालंदा में जाइए, और ये पाटलिपुत्र विक्रमशिला से प्राप्त स्मारक जो प्राप्त हुआ है, तो इससे पता चलता है पालकालीन युग का जो इतिहास हम लोग के यहाँ से पता चलता है। फिर खुदाई से प्राप्त सिक्के, मानके एवं मूर्ति आदि जो है, ये सब सारे पुरातात्विक स्रोत है जो अलग अलग पार्ट से बिहार में प्राप्त किया गया है। लोग बात करेंगे साहित्यिक स्रोत का, तो रामायण में बिहार का चर्चा मिलेगा आपको, महाभारत पुराण में मिलेगा, कुछ बौद्ध रचनाएं हैं जो जिसको अंगुत्तर निकाय कहा जाता है, दीर्घ निकाय, इस सब में बिहार का चर्चा मिलेगा। विनय पिटक जो बौद्ध धर्म का बुक है इसमें मिलेगा। फिर जैन की कुछ बुक है, भगवती सूत्र, इस सब जो है साहित्यिक स्रोत है जो कि बिहार की जानकारी इस सब से मिलती है।
इसके अतिरिक्त जो भी यात्रा विवरण है, जो यात्री अपने बिहार आए अपना यात्रा विवरण लिख के गए हैं, तो वहाँ से भी साहित्यिक स्रोत है। जैसे मेगास्थनीज का इंडिका बुक से मिलेगा, फाइहान के यात्रा वृत्तांत से मिलेगा, स्टिंग के और ह्वेंगसांग के यात्रा वृत्तांत से साहित्यिक स्रोत मिलेगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं स्थानीय लेखकों के विवरण से प्राचीन बिहार के इतिहास का विस्तृत जानकारी मिलता है। पूरा पाषाण काल, इस काल में मानव अखलेट एवं खाद्य संग्राहक था। यहाँ पे कि दक्षिण बिहार में मुंगेर, नवादा से बड़े और खुदरे पत्थर की कुल्हाड़ी मिला है, चाकू, खुरपी आदि प्राप्त हुआ है। यह अवशेष लगभग 1 लाख वर्ष जो है पूर्व इसका जो है माना जाता है, इतना साल पहले का ये हो सकता है। मध्यपाषाण काल की अगर हम लोग बात करें तो इस काल में मानव आखेटक, खाद्य संग्रहक एवं पशुपालक बन चुका था। ठीक है, मानव द्वारा पहला पालतू पशु कुत्ता को बनाया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मानव द्वारा सबसे पहला पालतू पशु किसको रखा गया था, तो कुत्ता को बनाया गया था। दक्षिण बिहार में मुंगेर में छोटे आकार के तेज धार वाले औजार प्राप्त हुए हैं। यह अवशेष लगभग 40,000 से लेकर 10,000 ईस्वी पूर्व के हैं। फिर हम लोग प्रवेश करते हैं नवपाषाण युग में। इस काल में मानव खाद्य उत्पादक हो गया था। देखिए, ये भी पूछा जाता है मानव जो है खाद्य का जो उत्पादन कब से करने लगे हैं, तो ये नवपाषाण काल से करने लगे और मानव बस्तियों में निवास करने लगा। पहले तो घूम घूम के खाते पीते थे, अब जो है एक जगह सेटल हो चुके हैं। नवपाषाण काल के अवशेष बिहार के मैदानी भाग से प्राप्त हुए हैं। जैसे अगर बात करें तो चिरांद से मिला है जो कि सारण में है, चेचर से मिला है वैशाली में है, मनेर से मिला है पटना में है, सोनवार से मिला है रोहतास में है। ठीक है, इसमें पत्थर एवं हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं। तो ये पूछा जाता है नवपाषाण काल में जो मानव सेटल हुए थे, इसकी जानकारी बिहार में कहाँ कहाँ से मिलती है, तो सारण के चिरांद से, वैशाली के चेचर से, पटना के मनेर से और रोहतास के सोनवार से। कैमूर की पहाड़ी, नवादा और जमुई के जो गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं, ये भी माना जाता है कि नवपाषाण युग का है। यह अवशेष लगभग 2500 ईसा पूर्व के हैं। आगे है ताम्रपाषाण काल। इसमें क्या है, इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलता है, तो ये भी चिरांद से, सोनपुर से, ताराडीह से, चेचर, मनेर और सोनवार आदि से ताम्रपाषाण काल के अवशेष मिले हैं। इस काल में पत्थर के औजार के अतिरिक्त तांबा का उपयोग किया, जो औजार बनाया गया था उसका प्रमाण मिला। ये जो है लगभग अवशेष जो है 1000 वर्ष का पूर्व का माना जाता है ताम्रपाषाण काल। अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं वैदिक काल का। आर्यों द्वारा स्थापित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा जाता है। तो वैदिक सभ्यता किसको कहा जाता है, आर्यों को द्वारा जो स्थापना किया गया है उसको हम लोग कहते हैं वैदिक सभ्यता, क्योंकि इस सभ्यता का इतिहास वेदों पर आधारित है। वैदिक सभ्यता को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है पूर्व वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 का ईसा पूर्व के पीरियड को कहा जाता है और उत्तर वैदिक कहा जाता है 1000 से 600 ईसा पूर्व को। पूर्व वैदिक ऋग्वैदिक सभ्यता का विस्तार क्षेत्र पूर्व वैदिक ऋग्वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार क्षेत्र में नहीं था। मतलब अगर हम लोग पूर्व वैदिक काल का विस्तार अगर बिहार के बारे में पूछा जाए तो उस टाइम में बिहार में इसका विस्तार नहीं था। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार जो है गंडक नदी के तट के क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, तो ये उत्तर वैदिक काल में, और ये उत्तर वैदिक काल में ही जो है मानव जो है कृषि करना प्रारंभ किए थे। धीरे धीरे जो एक जो है नदी के किनारे ये लोग बस चुके थे। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम बार जो चर्चा मिलता है ये शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। लगभग 800 ईसा पूर्व की रचना है ये इसमें मिलती है। बिहार की चर्चा विदेह के रूप में की गई है जो कि तिरहुत मिथिला वाला क्षेत्र को दर्शाता है। ऋग्वेद में बिहार को कीकट एवं ब्रात्य शब्द के संबोधित किया गया। तो ये याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि ऋग्वेद में बिहार को किस नाम से मेंशन किया गया है, तो कीकट एवं ब्रात्य शब्द का प्रयोग किया गया है बिहार के लिए। बड़ा पुराण में कीकट को अपवित्र कहा गया। तो याद रखिएगा बड़ा पुराण है। पुराण कितने नंबर ऑफ पुराण है, तो 18 पुराण है जिसमें एक बड़ा पुराण है। इसमें कीकट को अपवित्र देश कहा गया है। स्टार्ट हो जाता महाजनपद काल। इसमें क्या है, महाजनपद काल कब से स्टार्ट होता है, जब लोग एक सेटल हो गए, सेटल वाले लाइफ व्यतीत करने लगे, खेती बाड़ी करने लगे,
तब जाके महाजनपद काल स्टार्ट होता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। तो इसकी जानकारी हमको मिलता है कहाँ से, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। ठीक है, इसमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। तो देखिए भगवती सूत्र किसकी है, जैन की रचना है, जैन धर्म की संबंधित है। अंगुत्तर निकाय किससे संबंधित है, कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। 16 महाजनपद में 3 महाजनपद का विस्तार जो है बिहार में था। जो पहला था बज्जी या लिच्छवी महासंघ कहा जाता था। इसके अंतर्गत 3 क्षेत्र आता था, वैशाली, मुजफ्फरपुर क्षेत्र वगैरह आता था। मगध वाला अगर बात करें तो मगध के अंतर्गत आता था पटना, गया, नालंदा क्षेत्र। अंग वाले में कहा जाता था भागलपुर एवं मुंगेर वाले क्षेत्र को। यहाँ पे बज्जी संघ महाजनपद जो है, बज्जी संघ जो है 8 राज्यों का संघ हुआ करता था। अटकुल कहा जाता था इसको, जिसमें बज्जी, लिच्छवी, ज्ञांत्रिक, विदेह, उग्र, भोगा, करु एवं इक्ष्वाकु, इस संघ के 8 जनपद थे। बज्जी संघ में सबसे प्रसिद्ध जो था वो हुआ करता था लिच्छवी। लिच्छवी की राजधानी थी वैशाली। वैशाली नगर की स्थापना जो है विशाल ने की थी, इसीलिए इसका नाम रखा गया था वैशाली। नेक्स्ट है लिच्छवी के अतिरिक्त मिथिला के विदेह तथा कुंडाग्राम के ज्ञांत्रिक। देखिए यही ज्ञांत्रिक कलेन से बिलोंग करते थे कौन, भगवान महावीर। ज्ञांत्रिक बज्जी संघ के प्रमुख जनपद हुआ करते थे, मतलब विदेह जो मिथिला के थे वो भी, और ज्ञांत्रिक का कलेन या जो भी थे वंश थे वो भी जो बज्जी महासंघ के जनपद में थे। बज्जी संघ लिच्छवी को विश्व के प्रथम गणराज्य की संज्ञा दी है। नेक्स्ट आता है, यहाँ पे बात करेंगे हम लोग मगध महाजनपद का। तो मगध महाजनपद, मगध राजनीतिक, आर्थिक एवं भौगोलिक कारण से सभी महाजनपद में सबसे अधिक शक्तिशाली हुआ करता था उस टाइम में। मगध की प्रारंभिक राजधानी ये गिरिराज या राजगीर थी। ये हर बार लगभग बीपीएस में पूछा जाता है, पिछले बार भी पूछा गया था। यह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये जो राजगीर जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, वो पाँचों पहाड़ी का नाम क्या क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मगध का विस्तार जो है पटना से गया क्षेत्र तक था। मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम अर्थवेद से मिलता है। ठीक है, मगध का भी वर्णन मिलता है और अंग महाजनपद का भी चर्चा हमको सबसे पहले अर्थवेद से मिलता है। महाजनपद की अगर हम लोग बात करें तो अंग महाजनपद का विस्तार भागलपुर एवं मुंगेर के क्षेत्र में था। इसका राजधानी कहाँ पे था, चंपा पे। चंपा एक नगर था उस टाइम में। अंग के अंतिम शासक जो थे ब्रह्मदत्त को हराकर मगध शासक बिंबिसार ने अंग को अपने में मिला लिया था। और बिंबिसार जो थे ये हरियंका वंश के संस्थापक थे। ठीक है, जिसके बाद अजातशत्रु, उसके बाद उज्जैन वगैरह नाम सुने होंगे आप लोग। मगध का उत्कर्ष एवं उसके राजवंश। मगध की स्थापना बृहदत्त ने की थी। बृहदत्त का पुत्र हुआ करता था जरासंध। इसका चर्चा आप लोग महाभारत में सुने होंगे। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ करता था जरासंध। जरासंध को भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित कर उसका वध कर दिया था। इसका वर्णन मुझे कहाँ से मिलता है, हमको महाभारत से मिलता है। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगीर हुआ करता था। 5 पहाड़ियों से घिरा एक सुरक्षित क्षेत्र था ये। मगध उर्वर भूमि, नदियों की उपलब्धता, खनिज एवं वन संसाधन की उपलब्धता के कारण आर्थिक रूप से ये बहुत ही संपन्न था। हम लोग बात करें तो ये बृहद वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था, रिपुंजय था। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हरियंक वंश। अब देखिए हरियंक वंश के संस्थापक कौन थे, इसका तो सबसे पहले हम लोग कार्यकाल देख लेंगे। हरियंक वंश का 544 से लेकर 412 ईसा पूर्व तक था ये। इस वंश का संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। 544 ईसा पूर्व में किया गया था बिंबिसार के द्वारा। बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बिंबिसार ने विवाह की नीति द्वारा साम्राज्य विस्तार को श्रेय दिया था। इसकी पहली पत्नी कौशला देवी कौशल की राजकुमारी थी, राजा प्रसेनजित की बहन थी। इस विवाह से उसे दहेज में काशी क्षेत्र प्राप्त हो गया। दूसरी पत्नी थी उसकी चेलना, जो कि चेलना लिच्छवी के राजा चेतक की पुत्री हुआ करती थी। और तीसरी थी क्षेमा, जो कि पंजाब मद्र की राजकुमारी थी। बिंबिसार ने अवंती के शासक चंड प्रत्योदय के साथ मैत्री संबंध बनाया। ठीक है, तो उस टाइम में अवंती के शासक कौन हुआ करता था, चंड प्रदोत। बिंबिसार ने चंड प्रदोत के उपचार के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था, और जब वो ठीक हो गए हैं तब उनसे दोस्ती कर ली।
फिर उसके बाद एक समय आता है जब बिंबिसार की हत्या कर दिया जाता है 492 ईसा पूर्व में उसके पुत्र के द्वारा, जिनका नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु का कार्यकाल रहा 492 से लेकर 460 साल, लगभग 30-32 साल का इसका कार्यकाल रहा। बिंबिसार के बाद हर्यंक वंश का शासक बना, उसका वास्तविक नाम था कुनिक। तो ये पूछा जाता है कुनिक किसको कहा जाता है, तो ये अजातशत्रु को कहा जाता है। बिंबिसार एवं कौशला देवी की बिंबिसार एवं कौशला देवी की मृत्यु के बाद कौशल के राजा प्रसेनजीत ने काशी वापस ले लिया, क्योंकि काशी मिला था किसको, ये मिला था बिंबिसार को दहेज के रूप में, जिस कारण जो है प्रसेनजीत का संघर्ष अजातशत्रु से हुआ। ठीक है, अतः अजातशत्रु ने प्रसेनजीत को पराजित कर काशी को फिर से अधिकार में ले लिया था। बात की घटना होती है कि अजातशत्रु का विवाह प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा से हो जाता है। अजातशत्रु ने बज्जी संघ एवं मल्लों को पराजित किया। जो बज्जी संघ थे उसको और मल गणराज को पराजित किए अजातशत्रु। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म को मानता था, फिर बाद में वो बौद्ध को मानने लगे थे, तो जिसके चलते वो प्रथम बौद्ध संगति भी आयोजित किया गया था। कहाँ पे, तो ये किया गया था राजगीर में, सप्तकर्मी गुफा में सॉरी। ठीक है, सिंघल और श्रुति के अनुसार 460 ईसा पूर्व में उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु को हत्या कर दी थी। उदयन या उदयन ने अपने राजधानी राजगिरी से स्थानांतरित करके पाटलिपुत्रा ला लिया, जो कि गंगा और सोन नदी के और गंडक नदी के संगम स्थल पर था। उदयन के 3 पुत्र थे, एक का नाम था अनिरुद्ध, दूसरे का मुंडक और तीसरे का नाम था नागदशक। नागदशक इस वंश के अंतिम शासक हुआ करते थे। शिशुनाग डायनेस्टी का, अब शिशुनाग डायनेस्टी का स्थापना कैसे हुआ, तो शिशुनाग ने हर्यंक वंश की जो शिशुनाग वंश की स्थापना की। हर्यंक वंश के बाद शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बनाया था। देखिए ये इंपॉर्टेंट बात है, हर्यंक वंश बना तो उसके जो बिंबिसार थे वो राजधानी रखे राजगीर। अजातशत्रु की भी राजधानी राजगीर था। उसके बेटा जब उदयन आता है तो कैपिटल आ जाता है पाटलिपुत्र। फिर उसके बाद नागदशक जो लास्ट किंग थे उसको शिशुनाग ने हत्या करके शिशुनाग डायनेस्टी शिशुनाग वंश का स्थापना किया और अपनी राजधानी जो है वैशाली में बनाया। शिशुनाग ने अवंती के राजा अवंती वर्धन को पराजित कर अवंती को मगध में मिला लिया। देखिए ये भी पूछा जाता है कि अवंती को किसने जो है मगध में मिला लिया था, तो ये मिलाया गया था शिशुनाग के द्वारा। ठीक है, इसके अतिरिक्त शिशुनाग ने वत्स कौशंबी को भी मगध में शामिल कर लिया। 394 ईसा पूर्व शिशुनाग की मृत्यु के बाद काला अशोक मगध का शासक बनता है। पुराणों में इसे काकवर्ण कहा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काकवर्ण किसे कहा जाता है, काला अशोक को कहा जाता है। फिर है काला अशोक के समय मगध की राजधानी पुनः फिर पाटलिपुत्र लाया जाता है और काला अशोक ने 383 ईसा में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया जाता है। काला अशोक की मृत्यु के बाद उसके 10 पुत्रों ने शासन चलाया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था कौन, ये थे नंदी वर्धन। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे रखते हैं। ये काला अशोक की मृत्यु के बाद उसके 10 पुत्रों ने शासन किया और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था नंदी वर्धन। इसके बाद हम लोग नंद डायनेस्टी करेंगे। ठीक है, तो इसे धीरे धीरे करके ये ख़त्म हो जाएगा। 5-6 दिन में ख़त्म कर देंगे इसको 5-6 क्लास में। ठीक है, तो ऐसे आप लोग जो है रिवीजन के तौर पे इसको सुनिएगा। जो लोग पढ़ चुके हैं तो बुक पढ़ने में उतना अच्छा नहीं लगता, तो यहाँ से सुन के आप लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन अकेडमी। सेशन अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जो नए लोग हैं उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में इससे आगे वाला टॉपिक लेके। धन्यवाद।